और ईरान ने समुद्री टैंकर जब्त किया है। ओमान की खाड़ी में एक टैंकर को जब्त किया गया है। ये देखिए, टैंकर में 6 मिलियन लीटर डीजल मौजूद था। यूरोप की कंपनी का है ये टैंकर। और अब एक और बड़ी खबर, तनाव के मद्देनजर रूस अलर्ट है। रूस की काला सागर फ्लीट को कर दिया गया है एक्टिव। काला सागर में तैनात बेड़े का युद्धाभ्यास कैसे चल रहा है ये देखिए। युद्धाभ्यास में घातक हथियारों को भी टेस्ट किया जा रहा है। तो काला सागर से ब्लैक सी से रूस जीतेगा जंग। काला सागर में रूस का अहम नौसैनिक बेड़ा मौजूद है। सबसे ज्यादा युद्धपोत पनडुब्बी की तैनाती यहीं पर की गई है। काला सागर बेड़े की वजह से यूरोप पर दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्रीमिया के सेवेस्तोपोल में काला सागर फ्लीट का हेडक्वार्टर है। युद्ध में काला सागर बेड़े की भूमिका क्या है आपको बताते हैं। यूक्रेन पर मिसाइलों से कई बार यहीं से हमला किया गया है। यूक्रेन के घेराव में कई बार इसकी अहम भूमिका रही। यूक्रेनी बंदरगाहों को नियंत्रण में लिया गया। रूसी ग्राउंड कमांड को समय पर मदद इसी के जरिए पहुंचाई गई। ब्लैक सी में हो रहे डिप्लॉयमेंट आने वाले वक्त के नजर से मनीष अगर देखा जाए तो कितने अहम है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि ब्लैक सी का रूस और यूरोप के जंग में एक अहम रोल हो सकता है स्ट्रेटेजिक पोजीशन के हिसाब से। हाँ, रूस की नेवी का ब्लैक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर है सेवेस्तोपोल में, लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखें तो जिस तरीके से रूस के पास न्यूक्लियर सबमरीन चाहे बाल्टिक सी में कैलिनिनग्राद में मौजूद है या आर्कटिक सी फ्लीट उनके पास है, तो यूरोप को तीन तरफ से घेरने के लिए उनके पास ये संसाधन मौजूद हैं। और दूसरी बात यह है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एक बात कही थी कि यूक्रेन पर हम सर्जिकल तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। जो आप देख रहे हैं धीमे धीमे वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनका कहना है कि यूरोप से जब हमारी जंग होगी तो हम ये रियायत नहीं देंगे। और मैं लगातार ये बात कहता हूं कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में तो परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन रूस और यूरोप की जंग में अगर एक हफ्ते के भीतर भी परमाणु हथियार का इस्तेमाल हो गया तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो रूस और यूरोप का जंग इस दुनिया का सबसे खतरनाक जंग साबित हो सकता है। ये सोचते हुए दोनों पक्षों को आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। जंग के बीच यूक्रेनी सेना में सैनिकों की कमी को लेकर खबर सामने आ रही है। नए सैनिकों को सीधे फ्रंटलाइन पर भेजेगा यूक्रेन, ये तय हुआ है। बिना ट्रेनिंग होगी फ्रंटलाइन पर सैनिकों की तैनाती, जो कि उनके लिए घातक साबित हो सकती है। नई मोबिलाइजेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई। तो हालात यहां तक पहुंच गए हैं। अब आपको बताते हैं कि जंग के बीच कैसे सैनिकों की कमी का सामना कर रहा है यूक्रेन। तभी तो यह करना पड़ रहा है। सैनिकों की तैनाती पर जेलेंस्की का यह फैसला सामने आया है। नए भर्ती सैनिकों को फ्रंट लाइन पर तैनात कर दिया जाएगा। बिना ट्रेनिंग के नए सैनिकों की तैनाती सीधे फ्रंट लाइन पर। सैनिकों की कमी के चलते यह फैसला लेना पड़ रहा है यूक्रेन को। फ्रंट लाइन पर ही मिलेगी सैनिकों को शुरुआती ट्रेनिंग। और ये उनके लिए कितना रिस्की साबित हो सकता है, कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसका आप और हम अंदाजा लगा सकते हैं। और नेटो देशों के बीच बड़ी दरार की शुरुआत हो गई है। डेनमार्क ने अमेरिका को बताया सुरक्षा के लिए खतरा। यूरोपीय सुरक्षा में अमेरिका की भूमिका पर अनिश्चितता। अमेरिका पर आर्थिक और सैन्य दबाव की नीति का आरोप सीधे सीधे लगाया गया है। तो यूरोप को अमेरिका से खतरा। जी हां, अमेरिका की नई रणनीति यूरोपीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गई है, यह सीधे तौर पर कहा गया है। डेनिश इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में यूक्रेन शांति योजना पर अमेरिकी रुख से डेनमार्क भी काफी नाराज बताया जा रहा है। तो यूरोप को आज की तारीख में अमेरिका से क्या खतरा है, क्या डर है, ये आप देखिए। अमेरिका पर अपने हित थोपने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया जा रहा है। यानी कोई कहने की कोशिश ये है कि अमेरिका को सिर्फ अपनी परवाह है और किसी की नहीं। डेनमार्क की रक्षा खुफिया एजेंसी की वार्षिक रिपोर्ट में यह दावा सीधे तौर पर किया गया है। रूस चीन के साथ अमेरिका को तीसरा संभावित खतरा
बताया गया है, यानी रूस और चीन वाली फहरिस्त में अमेरिका को भी डाल दिया गया। अमेरिका अब सैन्य दबाव के इस्तेमाल से भी नहीं हिचक रहा है, ये इस रिपोर्ट में सीधे तौर पर कहा गया है। ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जे के बयान से डेनमार्क में गंभीर सुरक्षा चिंता पैदा हो गई है, ये इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बताया गया है। और यूक्रेन के ओडेसा पर 4 दिन से रूस के हमले हो रहे हैं। रूस ने 30 से ज्यादा मिसाइलों से अटैक किया है। 300 से ज्यादा ड्रोन्स के जरिए ओडेसा पर बड़ा प्रहार किया गया है। रूसी हमले में यूक्रेन के ओडेसा में भीषण तबाही मची। हमले में $109 मिलियन से ज्यादा का खर्च हो चुका है। तो रूस ने मचाई है ओडेसा में तबाही, और यह तबाही बड़े पैमाने पर मची है। कब से हमले हो रहे हैं आपको बता दें, 4 दिन से लगातार हमले रुके ही नहीं हैं। मिसाइलों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ है। 30 से ज्यादा मिसाइलें मारी गई हैं। कितने ड्रोन से प्रहार हुआ यह भी जान लीजिए। 300 से ज्यादा। हमले में कितना खर्च हुआ इसका ब्यौरा भी सामने आया है। $109 मिलियन का भारी भरकम खर्च हुआ है। जो हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसमें 16 कैलिबर क्रूज मिसाइलें हैं, 5 स्कैंडर के क्रूज मिसाइलें हैं, इसके अलावा 5 स्कैंडर M बैलिस्टिक मिसाइलें, 4 किंझल एरो बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। 300 से ज्यादा किलर शाहेद ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। अब आप सोचेंगे कि इस कदर टारगेट पर ओडेसा क्यों है? दरअसल सबसे ज्यादा आबादी वाला यूक्रेन का यह तीसरा शहर है। 85% यूक्रेन का एक्सपोर्ट इसी ओडेसा से होता है, इसलिए ओडेसा निशाने पर है। काला सागर तट पर मौजूद यह बंदरगाह शहर, जिस पर लगातार रूस की तरफ से बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। और वहीं ज़ेपोरिजिया में रूस की सेना को बढ़त मिली है। ज़ेपोरिजिया में रूसी सेना के कब्जे का दावा सामने आया है। हुलियाईपोल में पहली बार रूसी सेना दाखिल हुई। तो ज़ेपोरिजिया में रूस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। ज़ेपोरिजिया पर रूस के विध्वंसक हमलों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ज़ेपोरिजिया सीधे सीधे इस वक्त जंग का सेंटर पॉइंट बना हुआ नजर आ रहा है। ज़ेपोरिजिया पर रूस ने कब्जे का दावा कर दिया है। हुलियाईपोल में दरअसल पहली बार रूस की सेना दाखिल हुई है। वैसे भी ज्यादातर इलाकों पर ज़ेपोरिजिया के रूस का कब्जा है। ज़ेपोरिजिया के कई इलाकों में तबाही मचाई गई है, यानी ये वो इलाके हैं जहां पर यूक्रेन की सेना के कब्जे थे। यूक्रेन के हुलियाईपोल में ताबड़तोड़ हमले किए गए और यहां पर यूक्रेन के जो सैन्य ठिकाने थे वो निशाने पर रहे रूस के। यूक्रेन सेना के ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया गया है। ड्रोन्स और मिसाइल बरसाए गए हैं और उसके बाद हुलियाईपोल पर कब्जे का दावा कर दिया है रूस ने। रूसी हमलों में यूक्रेनी सेना के कई ठिकाने तबाह हो गए हैं, यह जानकारी मिल रही है। जानकारी यह भी है कि हुलियाईपोल में गाइडेड बॉम्ब से पिन पॉइंट अटैक किया गया है और इसके बाद पूरे ज़ेपोरिजिया पर कब्जे का दावा रूस करता हुआ नजर आ रहा है। मनीष, जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि यह ज़ेपोरिजिया, जहां पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, वो कितना अहम है रूस के लिए? बिल्कुल, देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पे जाकर खुद TV9 ने वहाँ से रिपोर्टिंग की थी। हमने ज़ेपोरिजिया के एक बड़े हिस्से को जो है सो विजिट किया था और लगभग 75 से 80% इलाके पर अभी रूस का कब्जा है, लेकिन बाकी 20 से 25% इलाके ऐसे हैं जिस पर यूक्रेन का अभी कब्जा है। और यूक्रेन की तरफ से लगातार ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट को अपने इस कंट्रोल में लाने के लिए तमाम तरह की कोशिशें होती है, जिसकी वजह से बार बार ये कहा जाता है कि यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट कहीं किसी बड़े हादसे का शिकार ना हो जाए और जिसकी वजह से कहीं पूरे यूरोप को इसकी कीमत ना चुकानी पड़े। लेकिन इन सब के बावजूद बात यह है कि आज की तारीख में रशियन फोर्सेस ने ज़ेपोरिजिया में अपनी स्थिति काफ़ी मजबूत कर ली है, चूंकि वो एक मैदानी इलाका है और इसीलिए वहाँ पर रशियन फोर्सेस को आगे बढ़ने में ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। और ऐसी स्थिति में कम से कम ये तो लगता है कि आज की तारीख में जब यूक्रेन के पास सैनिकों की संख्या की काफ़ी कमी है, इस तरह के ग्राउंड पोजीशन को वापस रूस से लेना आसान तो कतई नहीं होगा।